वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 11 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। हाल फिलहाल में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और इस लिहाज से ये स्टेट की 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है। तो सबसे स्पेसिफिक बात तो ये हो गई कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। सेंचुरी की लोकेशन अगर आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक होकर देखना चाहें तो जो फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट है कृष्णगिरी और धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट का तमिलनाडु पे वहां पे लोकेटेड है। तो इसके आसपास की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर हम देखना चाहें तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल एडजॉइन करते हुए कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। ये तमिलनाडु में है। तो दो की दोनों ही कावेरी नॉर्थ और कावेरी साउथ तमिलनाडु में है, जबकि जो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इसके बिल्कुल पास में है, वो कर्नाटका में है। तो ये तो इसके आसपास की जो सेंचुरीज हैं उनकी बात हो गई। ये जो डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक्सटेंशन है, जो 2 टाइगर रिजर्व्स और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया भी कवर करता है, जिसमें शामिल हैं मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीआरटी टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका का है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। स्टेट गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के सेक्शन 26A का इस्तेमाल करके। यहाँ के अगर आप बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो 35 स्पीसीज मैमल्स की और 238 स्पीसीज बर्ड्स की यहाँ पर मिल जाएंगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विक्रम एस के बारे में है। हैदराबाद बेस्ड एक स्पेस फर्म है, सीधे सीधे कहूँ तो एक प्राइवेट कंपनी है, नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ये विक्रम एस लॉन्च करने वाले हैं। ये इंडिया का पहला प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट होगा। उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इसे स्काई रूट एरोस्पेस के फर्स्ट मिशन प्रारंभ के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। क्या है ये विक्रम एस? विक्रम एस इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट है, जिसे एक प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस तैयार कर रही है। ये हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है जो एरोस्पेस के बिजनेस में अब शामिल हो चुका है। हमें पता है कि अमेरिका में और बाकी यूरोप में भी कई सारी प्राइवेट कंपनीज स्पेस के फील्ड में काम कर रही हैं, तो इंडिया से भी कुछ स्टार्टअप्स इमर्ज होकर आए हैं जो स्पेस टेक में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पर्पस क्या है? ये सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले ये 3 क्लाइंट पेलोड और जो टेस्ट और वेरीफाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं टेक्नोलॉजी को फंडामेंटली अच्छी तरीके से वेरीफाई करने के लिए इसी पर्पज से भेजा जा रहा है। मतलब विक्रम फैमिली का जो स्पेस लॉन्च व्हीकल है वो स्पेस में जाने के बाद काम कर पाएगा कि नहीं, पेलोड कैरी कर पाएगा कि नहीं, इसी पर्पज से इसे लॉन्च किया जा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं सब ऑर्बिटल फ्लाइट क्या होती है। सब आपने देखी, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। कई बार मान लीजिए 2 फ्लोर का ये मकान है और आपको 2 फ्लोर के ऊपर से किसी ने कोई सामान मांगा, तो आप कोई सामान सपोज करते हैं कि बहुत तेजी से फेंकते हैं और वो बिल्कुल छत की बाउंड्री के पास जाता है। आपको लगता है ये छत पे चला जाएगा, लेकिन जा नहीं पाता है, वापस आके गिर जाता है। अब आपको वापस से एफर्ट करना पड़ता है। ये तो हर किसी के साथ कभी न कभी हुआ होगा कि आप किसी हाइट पर कोई चीज़ फेंकते हो, वो वहाँ पहुँचता तो है लेकिन वहाँ जा नहीं पाता है, वापस आ जाता है। बस आप समझ लो यही है सब ऑर्बिटल फ्लाइट। इसमें होता क्या है कि जो वेलोसिटी होती है वो थोड़ा सा ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होती है। इसका मतलब सीधे ये है कि एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जो भी आपका रॉकेट है वो ऑर्बिट तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतना तेज नहीं होगी कि वो सैटेलाइट की तरह ऑर्बिट में घूम सके। तो मतलब ये जाएगा और ऐसे रिटर्न आ जाएगा, और इसे ही कहा जाता है सब ऑर्बिटल फ्लाइट। मतलब ऑर्बिट को पहुंचो, क्रॉस करो और वापस आ जाओ, वहां स्टे मत करो, रुको मत। दैट इज मीनिंग ऑफ सब ऑर्बिटल फ्लाइट। स्काई रूट के फीचर्स क्या हैं? ये जो विक्रम रॉकेट है ये 290 से 560 केजी का पेलोड कैरी कर सकता है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में। फर्दर कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं। रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप एक और है भारत में, दैट इज अग्निकुल कॉस्मोस। मान लीजिए मेंस में आपको इंडिया के प्राइवेट स्पेस वेंचर्स के बारे में लिखना हो तो एक नाम तो मैंने आपको बता दिया स्काई रूट एरोस्पेस का, और दूसरा मैं आपको किसका नाम बता रहा हूं, अग्निकुल कॉस्मोस का। ये 2 नाम आपको पता चल गए। ये लोग एक सेमी क्रायोजेनिक एग्निलेट इंजन तैयार कर रहे हैं। इसका इन्होंने अभी टेस्ट किया था, 15 सेकंड तक इन्होंने अपनी इंजन को चलाया था इसरो के वर्टिकल टेस्टिंग फैसिलिटी में, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स में, तिरुवनंतपुरम में। तो ये टेस्टिंग उन्होंने वहां पे करी, तो ये भी लगे हुए हैं। दूसरा SSLV इसरो का है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे भी अब जल्दी ही प्राइवेट प्लेयर्स बनाना शुरू कर देंगे। तो प्राइवेट कंपनीज अब इसरो के लिए SSLV बनाएंगे। तो ये प्राइवेट वेंचर्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR के बारे में है।
यूनियन होम मिनिस्ट्री की एक एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक आवश्यकता महसूस की जा रही है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को एक बार हम फिर से अपडेट करें। इसमें जो भी लोग, जैसे अभी काफ़ी बदलाव आ चुका है, कई सारे लोगों का जन्म हो चुका है, कुछ लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आ चुके हैं, तो डेमोग्राफी में जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को रजिस्टर कर लिया जाए इस एनपीआर में। तो जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसमें हम यूजुअल रेसिडेंट्स का डेटा कैटर करते हैं। ध्यान दीजिए, यूजुअल रेसिडेंट्स में इंडियन सिटीजन्स और फॉरेन सिटीजन्स दोनों ही आ जाते हैं, दोनों का ही डेटा यहां पर कलेक्ट किया जाएगा। ऐसा करने के लिए सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें यूजुअल रेसिडेंट कौन है इसे भी डिफाइन किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी एरिया में 6 महीने से रह रहा है तो उसे यूजुअल रेसिडेंट मान लिया जाएगा, या उससे पूछा जाएगा कि क्या आप यहां पर 6 महीने तक रहने वाले हो, उसने कहा हाँ, तो उसे भी यूजुअल रेसिडेंट मान लिया जाएगा। ये भी जो भी डेटा प्रिपेयर किया जाता है वो लोकल लेवल पे किया जाता है, गांव के लेवल पे या सब टाउन के लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट और उसके बाद नेशनल लेवल तक ये डेटा कलेक्ट करते चले जाते हैं। जो प्रोविजंस यूज होते हैं वो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 और अगेन सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 के प्रावधानों का भी इस्तेमाल किया जाता है। टाइमलाइन की बात करें तो पहली बार एनपीआर तैयार किया गया था 2010 में। उसके बाद इसके डेटा को हमने अपडेट किया 2015 में। फर्दर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसमें 21 पॉइंट्स पर डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल्स का डेट, प्लेस ऑफ बर्थ उनके माता पिता का, मतलब उसमें माता पिता की डेट क्या है और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ का डेट क्या है, ये सब कलेक्ट करते हैं। फर्दर लास्ट प्लेस रेसिडेंस का क्या था उसे भी कलेक्ट किया जाता है। पैन नंबर, आधार, वैसे आधार वॉलेंट्री है, वोटर आईडी कार्ड का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कलेक्ट किया जाता है। 2010 में जो लास्ट एनपीआर डेटा कलेक्ट किया गया था उसमें केवल 15 पॉइंट्स कंसिडरेशन में लिए गए थे और उसमें डेट और प्लेस ऑफ बर्थ पेरेंट्स का नहीं लिया गया था और लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी 2010 में कैलकुलेशन में नहीं लिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल उलाकुडा एजुन्नालात के बारे में है। फोकलैंड एक एनजीओ है, इसके अलावा एसके पुट्टक्कड कल्चर सेंटर है। ये दोनों लोग मिलकर होस्ट कर रहे हैं उलाकुडा एजुन्नालात को एसके पुट्टक्कड सेंटर, जो कल्चरल सेंटर है कोझिकोड में, वहां पर। तो सबसे पहले तो ये है क्या, ये एक फेस्टिवल है। ये कैसा फेस्टिवल है? इस फेस्टिवल को हम सिग्निफाई करते हुए ऑब्जर्व करते हैं एक पाम लीफ अम्ब्रेला को। ये इंडिया में इस प्रकार का पहला फेस्टिवल है जहां ना केवल ओलाकुडा को प्रमोट किया जाता है बल्कि इसके बनाने के जो और तरीके हैं उनको भी री इमेजिन किया जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। ये ऐसी एक छतरी होती है जो सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती है केरला में। रिचुअल्स, जो एक रिचुअल होता है थेयम का, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे ही ओलाकुडा कहा जाता है। कुरान की जो छतरी है ना, इसे ओलाकुडा कहा जाता है। इसे बनाने के लिए जो सूखे हुए पाम लीव्स होते हैं, बंबू और केन, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओलाकुडा अलग अलग शेप्स एंड साइज में आता है, डिजाइन्स में आता है। इसकी मेन 2 वैरायटीज होती हैं। एक वैरायटी है थोप्पिकुडा, ये सिर पे फिट हो जाती है, जैसे ये वाला आप देखो, इसको आप सिर में टोपी की तरह पहन लो और आपके सिर पे एक छतरी आ जाएगी। और दूसरा है कलक्कुडा, ये तो छाते की तरह होता है, अम्ब्रेला की तरह। इसमें एक डंडा लगा होता है, इसको पकड़ लो और छाते की तरह इस्तेमाल करो एकदम मजे से, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो एरोसोल पोल्यूशन के बारे में है। एरोसोल क्या होता है? एरोसोल देखिए फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में ऐसे तैरते रहते हैं। ये फाइन पार्टिकल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, मतलब धूल के कण हो सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। दोनों को ही एरोसोल कहा जाता है। अब ये एरोसोल पोल्यूशन भी बन सकते हैं। हाल फिलहाल की स्टडी में ये बताया गया, ये स्टडी की गई है बोस इंस्टीट्यूट के द्वारा कोलकाता में। इन्होंने रिवील किया कि जो वेस्ट बंगाल में है वहां पे एरोसोल पोल्यूशन में बढ़ोतरी होगी और ये बढ़ोतरी 8% तक की हो सकती है। इस लिहाज से 2023 में जो एरोसोल पोल्यूशन है उसकी वजह से वेस्ट बंगाल हाईली वल्नरेबल बन जाएगा और उसे रेड जोन कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। एरोसोल पोल्यूशन में ये सेकंड हाईएस्ट फोरकास्ट है। सबसे ज्यादा एरोसोल पोल्यूशन बिहार में देखे जाने की संभावना है। एरोसोल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सस्पेंशन है फाइन सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स का गैस में या हवा में। तो ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं, हवा में ऐसे तैरते रहते हैं। जो एरोसोल का पोल्यूशन होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये कहीं से भी आ सकते हैं, व्हीकल से आ सकते हैं, फैक्ट्रीज से आ सकते हैं, या फॉसिल फ्यूल को बर्न करने पर भी ये पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। इसमें PM2.5 और PM10 भी आ जाते हैं। इसके अलावा सी साल्ट, डस्क, ब्लैक और ऑर्गेनिक कार्बन, ये सब भी एरोसोल का ही पार्ट है। एरोसोल्स को आप 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। जो प्राइमरी एरोसोल होते हैं इसमें आती है डस्ट और सूट। सूट क्या होता है? जैसे चिमनी वगैरह में से धुआं निकलता है ना, तो उसमें ब्लैक पाउडर निकलता है, वो सूट कहा जाता है। सी साल्ट, ये सभी लोग तो प्लेनेट के सरफेस पे सीधे आ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। हवा में ये जाते हैं विंड्स की वजह से,
या कोई वोल्केनो एक्सप्लोड हुआ तो उससे भी हवा में चले जाते हैं। तो ये तो होते हैं प्राइमरी एरोसॉल। सेकेंडरी एरोसॉल क्या होते हैं? सेकेंडरी एरोसॉल वो होते हैं जो प्राइमरी एरोसॉल के मिलने से बनते हैं या फिर कई बार उनके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज हो जाता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लांट, लिक्विड, एसिड ड्रॉपलेट या अदर मटेरियल्स हैं, ये आपस में कई बार टकराते हैं और टकराने के बाद ये कोई केमिकल या फिजिकल रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बना लेते हैं, उसे सेकेंडरी एरोसॉल कहा जाता है। नुकसान क्या होता है? हेल्थ को इसका बहुत नुकसान होता है। इससे अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस एक इलनेस है जो लंग्स की ट्यूब को प्रभावित करता है, जिसे ब्रोंकियल ट्यूब कहा जाता है। इससे बहुत बुरा कफ हो जाता है। लॉन्ग टर्म इरिटेशन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिससे आप सांस लेते हो और अल्टीमेटली इससे कैंसर की संभावना भी बनी रहती है। एरोसॉल का जो इन्फ्लुएंस है वो क्लाइमेट चेंज में दो तरीके से पड़ता है। एक तो ये हीट के अमाउंट को बढ़ा देता है, जैसे सनरेज आएंगी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और जो सनरेज वापस जाती हैं उनको जाने नहीं देगा। तो एक तो ये क्लाइमेट चेंज को बढ़ाएगा, हीट ज़्यादा जनरेट करेगा एटमॉस्फेयर में। दूसरा, ये क्लाउड के फॉर्मेशन को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं उन्हें आपस में इकट्ठा होने के लिए एक न्यूक्लियस चाहिए होता है और वो न्यूक्लियस ये एरोसॉल्स ही होते हैं। इन एरोसॉल्स के चारों ओर वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा होते हैं और यही अल्टीमेटली क्लाउड बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा एरोसॉल होंगे उतना ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे। तो क्लाउड का फॉर्मेशन भी अनइवन हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज एरोसॉल्स। एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ क्या होती है? एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ ये एक एस्टिमेशन है, ये एक तरीका है ये पता करने का कि एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में कितना एरोसॉल है। इसमें हम PM 2.5 को भी मेजर कर सकते हैं। AOD ये इस बेसिस पर मेजर किया जाता है कि कितनी लाइट रुक रही है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली में कभी रहे हो या आप तैयारी करते हो, यहाँ पे रहते हो, तो जब यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एटमॉस्फेयर में एरोसॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति में क्या होता है कि आपको जो सन है वो बिल्कुल हेजी दिखेगा, एटमॉस्फेयर में धुआं धुआं दिखने लगता है और अगर आप सूरज को देखोगे तो वो येलो कलर की बॉल जैसा दिखने लगता है। मतलब ये लाइट को रोकता है। पार्टिकुलेट मैटर जितना ज़्यादा होगा वो लाइट को उतना ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो देखिए, ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट रहेगा तो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब कि AOD ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा पोल्यूशन उतना ज़्यादा AOD। ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सैटेलाइट के यूज से मेजर किया जाता है। AOD को हम 0 से 1 के बीच में मेजर करते हैं। 0 का मतलब है क्रिस्टल क्लियर स्काई, आसमान एकदम साफ है, और 1 का मतलब है कि हेजी कंडीशन, जहां पर बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर या एरोसोल का पोल्यूशन है। तो ये तो पूरा मामला एरोसोल पोल्यूशन के बारे में हो गया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ग्रीन वॉशिंग के बारे में है। व्हाइट वॉशिंग आपने सुना है, वो पुताई करने वाला नहीं। व्हाइट वॉशिंग की जाती है किसी काम की, पुताई कर देना, लिपापोती कर देना, यही तो व्हाइट वॉशिंग का मतलब होता है। अक्सर करप्शन में व्हाइट वॉशिंग की जाती है। आप कोई करप्ट प्रैक्टिस ऑप्ट कर लो, उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए लिपापोती कर दो, डॉक्यूमेंट का हेर फेर कर दो, उसे कहते हैं व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग से मिलता जुलता शब्द है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग किया जाता है जब आप इन्वायरमेंटल इशू पर लिपापोती कर देते हो, मतलब आप ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हो और कह रहे हो कि मैंने कम पोल्यूशन किया, उसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने हाल फिलहाल में कहा कि ग्रीन वॉशिंग को लेकर हम जीरो टॉलरेंस दिखाएंगे। मतलब कार्बन एमिशन की जो रिपोर्ट है उसमें अगर कोई फाल्सिफिकेशन पाया गया कंपनीज के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, सिटी, रीजनल या अदर नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या है ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग एक प्रोसेस है जहां पर फॉल्स इंप्रेशन या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है किसी कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट को लेकर। यह बताया जाता है कि यह इन्वायरमेंटली साउंड है, जबकि वो नहीं होता है। ऐसा करते वक्त वो अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम करते हैं। वो कंज्यूमर्स को यह बताते हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि एनवायरमेंट के लिए पॉजिटिव है, जबकि वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला प्रोडक्ट होता है। इसे आप ग्रीन वॉशिंग कहेंगे। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अक्सर ग्रीन वॉशिंग करती हुई मिल जाती हैं। अपने नॉर्मल बिजनेस इन्वेस्टमेंट में भी वो ऐसा करते हैं। वो किसी डेवलपिंग कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज की तरह हम बात कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज किसी डेवलपिंग कंट्रीज में जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये बोलेंगे कि यहाँ देखो हम इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हम यहाँ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसका बेनिफिट आप हमें हमारी होम कंट्री में दे दीजिए, जबकि वो जहाँ गए हैं वहाँ और पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो ऐसा करके वो ग्रीन वॉशिंग कर रहे होते हैं। वॉक्सवैगन स्कैंडल। वॉक्सवैगन एक व्हीकल होती है, आप सभी लोगों को पता है। उसका एक स्कैंडल आया था। ये जर्मनी की एक कार कंपनी है। उन्होंने अपने स्कैंडल में किया क्या था कि जो एमिशन टेस्टिंग होती है, जब भी कोई जाता था व्हीकल को टेस्ट करने के लिए कि व्हीकल कितना पोल्यूशन फैलाती है, तो उसका इंजन कम पोल्यूशन करने लगता था। ऐसा लगता था कि ये इंजन कम पोल्यूशन करता है, लेकिन जब आप उस डीजल व्हीकल को रोड पर लेकर आओगे और चलाओगे तब वो खूब पोल्यूशन करेगा। तो उन्होंने एक ऐसी डिवाइस लगा दी थी जिससे जो वो एमिशन करता था ना, वो टेस्टिंग में आता नहीं था। इट वॉज अ काइंड ऑफ चीटिंग। इसे भी आप ग्रीन वॉशिंग ही बोलोगे। तो ग्रीन वॉशिंग को एड्रेस किया जाए नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? नॉन स्टेट एक्टर का मतलब यहां पर कंपनी से है। जैसे वॉक्सवैगन क्या करती है, कंपनी तो है, इन्होंने तो चीटिंग करी ना, इन्होंने तो ग्रीन वॉशिंग करी।
एक्सपर्ट ग्रुप का यह मानना है, जिसे फॉर्म किया गया यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा 2021 में, उन्होंने कुछ रेमेडियल एक्शन बताए। उन्होंने कहा जो कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, सरप्लस या फिर क्रेडिबिलिटी का डेफिसिट बढ़ रहा है नेट जीरो टारगेट को लेकर नॉन स्टेट एंटिटीज के द्वारा, यानी कि प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, हमें उसमें सुधार करना होगा। इन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमिशन करोगे नहीं, आप एमिशन कम करोगे। पैरेलली अगर आपने कोई एमिशन किया है तो आप उस एमिशन को कंपनसेट करोगे। आप यहां पे एमिशन कर रहे हो, कहीं पे पेड़ लगा दो, कंपनसेट हो जाएगा, तो नेट जीरो आ जाएगा। मतलब जितना आपने एमिशन किया उतना आपने कंपनसेट कर दिया, तो नेट जीरो आ गया। तो नेट जीरो टारगेट का मतलब एमिशन का ये नहीं होता कि एमिशन करेंगे नहीं, करेंगे, बट उतना कंपनसेट भी करेंगे। नेट जीरो आपने का टारगेट लिया है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा? जो भी कंपनी नेट जीरो टारगेट को परस्यू कर रही है, कॉर्पोरेशंस, उन्हें फॉसिल फ्यूल में फ्रेश इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा, वो शॉर्ट टर्म में अपना एमिशन रिड्यूस करेंगे, उसका गोल बताएंगे कि आखिर वो क्या करने वाले हैं। तीसरा, वो शुरुआत में ऑफसेट मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं करेंगे। ऑफसेट मैकेनिज्म ऑप्ट करने का क्या मतलब होता है कि आप यहां एमिशन कर रहे हो और यहां कम करने के लिए मेजर्स ऑप्ट कर रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, सेक्वेस्ट्रेशन के लिए काम कर रहे हो। ये आप शुरू में नहीं करोगे, ये आप बाद में करना। शुरू में आप अपने एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश करो, बाद में आप कंपनसेट करने की प्लानिंग करना। चौथा मामला यह है कि रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स और स्टैंडर्ड्स को हम और बेहतर बनाएंगे ताकि हम ग्रीन वॉशिंग से बच सकें। देखिए, ग्रीन वॉशिंग के ऊपर 2022 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा और पूछा गया था कि ग्रीन वॉशिंग किस लाइन से बेस्ट डिस्क्राइब हो रही है। सही जवाब तो इसका ए ही था, फॉल्स इंप्रेशन कन्वे करना, कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर यह बताते हुए कि ये इको फ्रेंडली हैं जबकि वो नहीं है। तो ये तो पूरा आर्टिकल ग्रीन वॉशिंग का हो गया। उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गरुड़ा 7 के बारे में है। इंडियन और फ्रेंच एयरफोर्स ने हाल फिलहाल में एक्सरसाइज गरुड़ा 7 को ऑर्गेनाइज किया जोधपुर में। अब दो बात तो समझ में एक बात समझ में आ गई कि एक ओर से इंडियन एयरफोर्स है और दूसरी ओर से फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स है, तो इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज है। देखिए, जब भी कोई एक्सरसाइज होती है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम ऑप्ट करें और इंटर ऑपरेबिलिटी को बेहतर किया जाए। यहां पर जो एक्सरसाइज गरुड़ा 7 है, इसमें इंडिया की ओर से पहली बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस ने पार्टिसिपेट किया और LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड नेवी इसमें पार्टिसिपेट किया। और फ्रांस की ओर से 4 राफेल आए, A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आया। बैकग्राउंड की बात करें तो ये इसका 7th एडिशन था। इसके पहले के जो 3 एडिशंस हैं वो 3 इंडिया में हुए, 3 फ्रांस में। जो 3 इंडिया में हुए वो 2003, 6 और 14 में हुए थे, और जो 3 फ्रांस में हुए थे वो 2005, 10 और 19 में हुए थे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मदर टंग सर्वे के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल फिलहाल में मदर टंग सर्वे कंडक्ट किया। यहां पर वीडियोग्राफी की गई 576 लैंग्वेजेस के लिए। मदर टंग सर्वे ये एक प्रोजेक्ट है जहां पर हम मदर टंग का सर्वे करते हैं जो लोकल लैंग्वेजेस लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। यहां पर देखिए, जो भी 2 सेंसस होते हैं उनके बीच में ये सर्वे करवाया जाता है। जो मदर टंग होता है, ये डेजिग्नेशन किस टंग को दिया जाए ये तो रिस्पोंडेंट डिसाइड करता है। वो ये बताते हैं कि देखिए ये मेरी मदर टंग है। हालांकि लिंग्विस्टिक मीडियम के साथ उसको कंफ्यूज नहीं करते हैं, मतलब जो डायलेक्ट्स है ना वो भी मदर टंग हो सकते हैं, उन्हें भी इवैल्यूएशन में लिया जाता है। बोलियां अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, होम मिनिस्ट्री जो अपनी एनुअल रिपोर्ट उन्होंने निकाली 2021-22 के लिए, उन्होंने ये प्लान बताया कि वो एक वेब आर्काइव बनाएंगे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के पास, उसी के एम्बेट में, जहां पर हम मदर टंग सर्वे का डेटा स्टोर करेंगे। इसके माध्यम से हम प्रिजर्व और एनालाइज करेंगे जो ओरिजिनल फ्लेवर है हर इंडिजिनियस मदर टंग का, उसका। NIC और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये लोग मिलकर ऑडियो वीडियो फाइल बना रहे हैं लैंग्वेजेस की। मतलब जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो ना उसे वो रिकॉर्ड कर लेंगे और उसका एक डेटा तैयार करेंगे। जो वीडियोग्राफ स्पीच डेटा होगा उसे NIC के सर्वर पर अपलोड कर दिया जाएगा। लिंग्विस्टिक सर्वे एक रेगुलर रिसर्च एक्टिविटी है जो 6 5-year प्लान से ही चली आ रही है। इसके पहले 2011 में लिंग्विस्टिक सेंसस करवाया गया था जहां पर 19,500 लैंग्वेजेस या सीधे कहें तो डायलेक्ट्स उन्हें रिकॉर्ड किया गया। भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, उन्हें डायलेक्ट कहा जाता है, और इन सभी बोलियों को हमने रैशनलाइज करके 121 मदर टंग में कैटेगराइज कर दिया था। तो ये तो मामला मदर टंग सर्वे के बारे में हुआ। आइए रिवीजन कर लेते हैं। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, एकदम गलत। तमिलनाडु में है। विक्रम S इसरो ने डेवलप किया है, गलत है। ये तो एक प्राइवेट कंपनी का वेंचर है और इस प्राइवेट कंपनी का नाम मैंने आपको बताया था, स्काई रूट एरोस्पेस। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर केवल इंडियन सिटीजन्स को ही इंक्लूड करता है, गलत है। फॉरेनर्स को भी इंक्लूड करता है जो रेसिडेंट हैं। एरोसोल पोल्यूशन, इससे अस्थमा,
ब्रोंकाइटिस और लॉन्ग टर्म इरिटेशन हो सकती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, सही बात है। गरुड़ा 7 इंडिया और फ्रांस के बीच में, सही बात है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।